नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ खास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कल क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम है और हम जानते हैं कि आखिरी रात का प्रेशर कैसा होता है। बहुत ज्यादा। तो अगले 15-20 मिनट सब कुछ भूलकर बस हमारी बात सुनिए। हम बायोलॉजी के उस हिस्से पर फोकस करेंगे जो सबसे कॉन्सेप्चुअल है लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का फोकस रहेगा बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी पर। ये 2 यूनिट्स मिलकर मतलब आसानी से 20 से 22 मार्क्स दिला सकती हैं। 20 से 22 मार्क्स, ये तो बहुत बड़ा चंक है। हाँ, बायोटेक से करीब 12 और इकोलॉजी से 10। और सबसे अच्छी बात यह है कि सवाल लगभग हमेशा सीधे एनसीईआरटी से होते हैं। तो मिशन क्लियर है। हाँ, मिशन है एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार करना, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। तो चलिए इस जानकारी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या हम इसे आसान भाषा में डीएनए की एडिटिंग या कट कॉपी पेस्ट कह सकते हैं? ये समझने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये कट कॉपी पेस्ट का आइडिया ही इसका मतलब कोर कॉन्सेप्ट है। ये कोई साधारण कैंची नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। वो डीएनए के पूरे टेक्स्ट को पढ़ती हैं और सिर्फ एक खास शब्द या सीक्वेंस पर ही काटती हैं। और ये खास शब्द होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। मुझे याद है, पैलिंड्रोम मतलब वो शब्द जो आगे और पीछे से पढ़ने में एक जैसा हो, जैसे मलयालम। पर डीएनए में इसका क्या मतलब है? इसका एक बहुत गहरा कारण है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और एंजाइम दोनों को एक साथ पढ़ता है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये पक्का करता है कि एंजाइम को दोनों स्ट्रैंड्स पर 5 से 3 दिशा में एक ही सीक्वेंस मिले। ये प्रकृति का बिल्ट इन क्वालिटी कंट्रोल है। अच्छा। जो एक सटीक कट की गारंटी देता है। और हमारे टूलकिट में जो गोंद है वो है लाइगेस एंजाइम, जो इन कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को वापस जोड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास काटने और जोड़ने के लिए टूल्स हैं, लेकिन मान लीजिए हमें कोई जीन एक जीव से निकालकर दूसरे में डालना है, तो इस जीन को हम उस दूसरे जीव की कोशिका तक पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए तो कोई गाड़ी चाहिए होगी ना? सही सवाल। हम कोई छोटी सी ट्रक तो भेज नहीं सकते, तो हम प्रकृति में मौजूद गाड़ियों को ही हाईजैक कर लेते हैं। ये गाड़ियां हैं वेक्टर्स या वाहक। सबसे आम वेक्टर्स हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स ये बैक्टीरिया में मिलते हैं ना? हाँ, ये बैक्टीरिया के मेन डीएनए के अलावा छोटे गोलाकार डीएनए होते हैं। हम अपना मनचाहा जीन इस प्लाज्मिड में डालते हैं और फिर इस प्लाज्मिड को होस्ट सेल जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया में भेज देते हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या आती है। मान लीजिए हमारे पास डीएनए का एक बहुत छोटा सा सैंपल है, शायद किसी क्राइम सीन से या किसी लाखों साल पुराने जीवाश्म से। वो इतना कम होता है कि उसका विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और इसी समस्या का एक शानदार हल है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, ये असल में प्रकृति की नकल करता है पर उसे सुपरचार्ज कर देता है। ये एक जीन की लाखों करोड़ों कॉपी बनाने की एक फोटोकॉपी मशीन जैसा है। और ये तापमान का खेल ही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। हाँ, इसके 3 मुख्य स्टेप्स है। पहला है डीनेचुरेशन, जहां लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। बहुत ज्यादा तापमान है तो। जी। दूसरा है एनीलिंग, जहां तापमान को करीब 55 डिग्री सेल्सियस तक गिराकर प्राइमर्स को डीएनए से जोड़ा जाता है। और तीसरा एक्सटेंशन, जहां 72 डिग्री सेल्सियस पर एक खास एंजाइम टैग पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर डीएनए की कॉपी बनाता है। ये टैग पॉलीमरेज तो इस कहानी का असली हीरो लगता है। ये इतने ज्यादा तापमान पर काम कैसे कर पाता है? ज्यादातर एंजाइम तो इतने तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। यही इसकी खासियत है। थर्मस पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से मिलता है, जो गर्म पानी के झरनों में रहता है। लाखों सालों में इस बैक्टीरिया ने खुद को इतने ज्यादा तापमान पर जिंदा रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है, इसलिए इसके एंजाइम्स भी थर्मोस्टेबल होते हैं, मतलब गर्मी से खराब नहीं होते। कमाल है। इस एक खोज ने ही जेनेटिक इंजीनियरिंग को संभव बनाया है। तो अब हमारे पास डीएनए की लाखों कॉपीज हैं, इन्हें अलग अलग कैसे करें, खासकर अगर वो अलग अलग साइज के हों? उसके लिए हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक है। इसमें हम डीएनए को एक जेल के माध्यम से दौड़ाते हैं और बिजली का करंट लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिव सिरे की तरफ भागता है। और यहाँ नियम सीधा है, जो टुकड़ा जितना छोटा वो उतना ही तेज और दूर तक जाएगा। और उस डीएनए को जेल से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
उसे इल्यूशन कहते हैं। हाँ, ये एक जरूरी टर्म है। कमाल है। तो हमारे पास अब एक पूरा टूल किट है जिससे हम जीवन के कोड को पढ़ सकते हैं, काट सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस टूल किट से हमने असल दुनिया में क्या बनाया है। बीटी कॉटन का उदाहरण सबसे पहले दिमाग में आता है। ये सुनने में ही साइंस फिक्शन जैसा लगता है कि एक पौधा जो अपना कीटनाशक खुद बनाता है। बिल्कुल, और इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत ही शानदार है। पौधा कोई एक्टिव जहर नहीं बनाता, वो बैसिलस थोरेंजियंसिस बैक्टीरिया से लिया गया एक जीन इस्तेमाल करके एक इनएक्टिव और हानिरहित प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन एक घातक जहर में तभी बदलता है जब वो एक खास कीट जैसे कॉटन बॉलवर्म की आंत में पहुंचता है। ऐसा क्यों? उस कीड़े की आंत में ऐसा क्या खास है? उसकी आंत का क्षारीय पीएच यानी एल्कलाइन पीएच, ये प्रोटीन सिर्फ उसी खास केमिकल वातावरण में एक्टिवेट होता है। ये एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह है जो बाकी सबके लिए हानिरहित है लेकिन अपने टारगेट के लिए घातक है। एक्टिवेट होने के बाद ये टॉक्सिन कीड़े की आंत की दीवारों में छेद कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये तो अद्भुत है। तो पौधा खुद जहरीला नहीं है, वो बस अपने एक खास दुश्मन के लिए एक जाल बिछा कर रखता है और शायद इसीलिए अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग जीन इस्तेमाल होते हैं। हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिकों ने अलग अलग कीड़ों से लड़ने के लिए अलग अलग क्राई जीन चुने हैं, जैसे क्राई IAC और क्राई 2AB कॉटन बॉलवर्म के लिए और क्राई IAB कॉर्न बोरर के लिए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रिसिजन को दिखाता है। और यही प्रिसिजन मेडिसिन में भी क्रांति लेकर आई, जैसे इंसुलिन। बिल्कुल, पहले डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन गाय और सूअर से निकाला जाता था जिससे कई लोगों को एलर्जी हो जाती थी। अब हम ई कोलाई जैसे साधारण बैक्टीरिया को इंसानों का इंसुलिन बनाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण बैक्टीरिया इंसानों का इतना जटिल प्रोटीन कैसे बना सकता है? इसमें जरूर कोई चुनौती रही होगी। चुनौती थी। हमारा शरीर पहले प्रो इंसुलिन बनाता है जिसमें A, B और C 3 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। मैच्योर होने पर C पेप्टाइड हट जाता है और A और B चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़कर एक्टिव इंसुलिन बनाती हैं। वैज्ञानिकों को भी यही प्रक्रिया लैब में करनी पड़ी। उन्होंने ई कोलाई से A और B चेन्स अलग-अलग बनवाईं और फिर उन्हें लैब में जोड़कर इंसानों का फंक्शनल इंसुलिन बनाया। बायोटेक्नोलॉजी ने सिर्फ दवाइयां बनाने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि बीमारियों के इलाज का तरीका भी बदल दिया है। जीन थेरेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, 1990 में पहली बार एक 4 साल की बच्ची को ADA की कमी के लिए जीन थेरेपी दी गई थी। ये एक ऐतिहासिक पल था जहां एक खराब जीन को एक स्वस्थ जीन से बदलने की कोशिश की गई। इसके अलावा RNA इंटरफेरेंस, जिसे RNI भी कहते हैं, वो भी एक बहुत पावरफुल तकनीक है। ये एक तरह का सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इसका इस्तेमाल किसी हानिकारक जीन को साइलेंस करने के लिए कर सकते हैं ताकि वो अपना प्रोटीन ना बना पाए। लेकिन जब हम जीवन के कोड के साथ इस स्तर पर बदलाव कर रहे हैं तो यहाँ नैतिक सवाल भी उठते हैं। इसकी सीमा क्या होनी चाहिए? इसे कौन नियंत्रित करेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसीलिए भारत में GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जैसी संस्थाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च सुरक्षित और नैतिक तरीके से हो। साथ ही बायोपायरेसी जैसा मुद्दा भी है, यानी किसी देश के जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग करना। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, इसका क्लासिक मामला हल्दी का है, जिसके औषधीय गुणों पर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने पेटेंट ले लिया था और भारत को उसे रद्द करवाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ये कमाल है। हमने अभी बात की कि कैसे हम जीवन के सबसे छोटे कोड DNA को बदल सकते हैं, लेकिन ये तो एक सिक्के का एक पहलू हुआ। अब जरा लेंस को जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जीव अकेले में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ और अपने पूरे पर्यावरण के साथ कैसे रहते हैं। यहीं से इकोलॉजी की दुनिया शुरू होती है। ये स्केल में एक बड़ा बदलाव है। हम ये कैसे काम करता है से ये सब एक साथ कैसे फिट होता है पर आ जाते हैं। और जब हम बड़ी आबादी पॉपुलेशन को देखते हैं तो हमें नए पैटर्न देखने लगते हैं। जैसे आप किसी आबादी का भविष्य सिर्फ उसकी उम्र की संरचना देखकर बता सकते हैं, जिसे हम आयु पिरामिड या एज पिरामिड कहते हैं। बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि ये पिरामिड एक तरह की जनसांख्यिकीय भविष्यवाणी है। मतलब अगर पिरामिड का आधार चौड़ा है यानी बच्चे ज्यादा हैं तो यह भविष्य में बढ़ने वाली आबादी का संकेत है। हाँ, और अगर आधार संकरा है तो ये एक चेतावनी है कि आबादी घट रही है। और इस ग्रोथ को हम गणित में भी देख सकते हैं, वो जे आकार और एस आकार के वक्र। सही।
एक है जे आकार का वक्र या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक सपनों वाली स्थिति है, असीमित संसाधन, कोई रोक टोक नहीं और आबादी बस दोगुनी होती जाती है। एक बैक्टीरिया पेट्री डिश में यही करता है। लेकिन असल दुनिया में संसाधन तो हमेशा सीमित होते हैं। इसीलिए दूसरा मॉडल ज्यादा यथार्थवादी है, एस आकार का वक्र या लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये एक कहानी बताता है, शुरुआत में तेजी से विकास, फिर संसाधनों की कमी के कारण धीमापन और अंत में एक सीमा पर आकर स्थिर हो जाना। कैरिंग कैपेसिटी। हाँ, इस सीमा को वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी के कहते हैं। हर पर्यावरण की अपनी एक सीमा होती है। और इस पर्यावरण में जीव अकेले नहीं रहते, वे एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत करते हैं। कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन, और कुछ को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और इन अंतःक्रियाओं को हम प्लस, माइनस और जीरो के संकेतों से समझ सकते हैं। म्यूचुअलिज्म है प्लस प्लस, जहां दोनों को फायदा होता है, जैसे लाइकेन। कंपटीशन माइनस माइनस, दोनों का नुकसान। प्रेडेशन प्लस माइनस, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। और एक दिलचस्प है कमेंसलिज्म प्लस जीरो, जहां एक को फायदा होता है पर दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्लासिक उदाहरण है आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड। ऑर्किड को सहारा और रहने की जगह मिल जाती है, लेकिन आम के पेड़ को इससे न कोई फायदा है न कोई नुकसान। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, ये कमेंसलिज्म का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, और यहीं गॉजेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आता है, जो कहता है कि एक ही सीमित संसाधन के लिए compete करने वाली दो प्रजातियां लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। अंत में जो बेहतर प्रतियोगी होगा वो दूसरे को बाहर कर देगा। तो अब हमारे पास आबादें हैं, उनके बीच के रिश्ते हैं। जब हम इन सबको उनके भौतिक पर्यावरण, पानी, मिट्टी, धूप के साथ जोड़ देते हैं, तब हमें मिलता है एक पारितंत्र या इकोसिस्टम। और एक इकोसिस्टम को दो मूलभूत प्रवाह, दो फंडामेंटल फ्लोज परिभाषित करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र। मैंने हमेशा सुना है कि ऊर्जा बहती है, लेकिन पोषक तत्व चक्र में घूमते हैं। इस अंतर के पीछे का गहरा मतलब क्या है? ये पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ऊर्जा एक तरफा रास्ता है, ये सूर्य से आती है, पौधे इसे पकड़ते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाती है और हर कदम पर इसका बड़ा हिस्सा गर्मी के रूप में खो जाता है। ये कभी वापस नहीं आती। अच्छा। इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, अपराइट। लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक अपवाद के बारे में सुना था, समुद्र में एक उल्टा पिरामिड। ये कैसे संभव है अगर ऊर्जा हमेशा कम होती जाती है? हाँ, ये एक क्लासिक ब्रेन टीजर है। वो बायोमास का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास, ऊर्जा का नहीं। और वो उल्टा इसलिए है क्योंकि वो समय में लिया गया एक स्नैपशॉट है। वहां जो उत्पादक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, उनका कुल वजन बहुत कम होता है, लेकिन वे अविश्वसनीय तेजी से प्रजनन करते हैं। व्हेल और मछलियां उन्हें इतनी तेजी से खाती हैं कि किसी भी एक समय पर फाइटोप्लैंक्टन की खड़ी फसल या स्टैंडिंग क्रॉप बहुत कम होती है। ये एक छोटी सुपर एफिशिएंट फैक्ट्री की तरह है, जिसके शेल्फ पर बहुत कम माल रहता है, लेकिन उत्पादन 24 घंटे चलता रहता है। कमाल है। और प्रोडक्टिविटी से जुड़ा एक समीकरण है जो हमेशा काम आता है, NPP = GPP-R। इसे ऐसे समझें, GPP मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो कुल भोजन है जो पौधों ने फोटोसिंथेसिस से बनाया। R मतलब रेस्पिरेशन, वो ऊर्जा है जो पौधे ने खुद अपने कामों में खर्च कर दी। तो NPP या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो बची हुई ऊर्जा है जो अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए उपलब्ध होती है। और इकोसिस्टम का आखिरी जरूरी फंक्शन है अपघटन या डीकंपोजिशन। अगर ये ना हो तो दुनिया मृत जीवों से भर जाएगी। सही कहा। इसकी प्रक्रिया को 5 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। फ्रैगमेंटेशन, जहां केचुए जैसे जीव इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लीचिंग, जहां पानी में घुलनशील पोषक तत्व मिट्टी में चले जाते हैं। फिर आता है कैटाबॉलिज्म। हाँ, जहां बैक्टीरिया और कवक इसे और सरल बनाते हैं। फिर ह्यूमिफिकेशन, जिससे ह्यूमस बनता है। और अंत में मिनरलाइजेशन, जहां ह्यूमस से अकार्बनिक पोषक तत्व निकलते हैं जो वापस पौधों को मिल जाते हैं। और यहीं पर वो अंतर भी साफ हो जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक है, लेकिन पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय है।
कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब इकोसिस्टम में हमेशा घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही। यही इकोसिस्टम का सार है। तो जल्दी से दोहराते हैं। हमने आणविक कैंची से डीएनए को एडिट करने की यात्रा शुरू की, जिससे आत्मरक्षा करने वाले पौधे और जीवन रक्षक दवाएं बनी। फिर हमने लेंस को जूम आउट करके आबादी के विकास को देखा आयु पिरामिड में छिपी कहानियों को समझा और एक इकोसिस्टम के मूलभूत नियमों को देखा। ऊर्जा का एक तरफा प्रवाह और पदार्थ का अंतहीन पुनर्चक्रण। यहाँ सबसे बड़ा सबक है जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस। एक अकेला क्राइजीन कृषि को बदल सकता है। एक कीड़े की आंत का पीएच एक युद्ध का मैदान बन जाता है और छोटे से प्लैंकटन की प्रजनन दर पृथ्वी के सबसे बड़े जानवर का पेट भर सकती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। जो हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है, हमने जीवन के स्रोत कोड को संपादित करने की एक तरह से ईश्वर जैसी शक्तियां हासिल कर ली हैं। साथ ही हम उन विशाल जटिल इकोसिस्टम को भी समझना शुरू कर रहे हैं जिन पर हम निर्भर हैं। तो भविष्य के लिए बड़ा सवाल यह है, क्या हम जीवन को बदलने की अपनी इस नई शक्ति का उपयोग उस बुद्धिमत्ता के साथ कर पाएंगे जो हम उसके जुड़ाव को समझकर हासिल कर रहे हैं? याद रखिए, पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। माइंड मैप वाला को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़े रहें स्टडी मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।